हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी, यानी एपिडेमियोलॉजी क्या होती है और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट क्या होते हैं। ठीक है। द वर्ड एपिडेमियोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपी मीनिंग ऑन और अपॉन, डेमोस मीनिंग पीपल एंड लॉगस मीनिंग द स्टडी ऑफ। ठीक है। इसका मतलब ये है कि एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि इपी का मीनिंग होता है अपॉन, डेमोस का मीनिंग होता है पीपल, लॉगस का मीनिंग होता है स्टडी। मीन्स किसी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी पॉपुलेशन की स्टडी करना, यानी पीपल की स्टडी करना, उनके बीच में कौन सी डिजीज़ अकर हो रही है, वो सब ही एपिडेमियोलॉजी में आता है। ठीक है। In other words, the word epidemiology has its roots in the study of what befalls a population, यानी पॉपुलेशन के बीच में क्या अकर हो रहा है, उनमें कौन सी डिजीज़ है, ये बताती हमें एपिडेमियोलॉजी। की टर्म इज इन दिस डेफिनेशन रिफ्लेक्ट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो सब हमें पता चलता है एपिडेमियोलॉजी की स्टडी से। ओके। By definition, epidemiology is the study, scientific, systemic and data-driven of distribution, determinants of health-related states and events, not just diseases in specified population. इसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी कोई पर्टिकुलर प्लेस पर जो डिजीज़ होती है, जैसे कि कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे किसी मानसरोवर वाले प्लेस पर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कितने लोगों में वो डिजीज़ अकर हो रही है, वो मतलब डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी क्या है, कितने लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उन सब की स्टडी करना ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। इसमें हमें दो वर्ड्स को बिल्कुल मोस्ट कॉमन लर्न करना है, डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमिनेंट्स। ठीक है। अब आता है पर्पस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। सॉरी, ये ओके। Epidemiology is the study of how often diseases occur in different groups of people and why, यानी अलग अलग एज के लोगों में कौन सी डिजीज़ अकर हो रही है और क्यों हो रही है, इसका पता लगाने के लिए एपिडेमियोलॉजी की जाती है। मतलब ठीक है, डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी, कौन से एज ग्रुप के पीपल्स में डिजीज़ हो रही है और क्यों हो रही है, इसका पता लगाने के लिए एपिडेमियोलॉजी की स्टडी की जाती है। ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज यूज टू प्लान एंड इवेल्युएट स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट इलनेस एंड एज अ guide to the management of patients in whom disease has already developed. एपिडेमियोलॉजी इंफॉर्मेशन, एपिडेमियोलॉजी से जो हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, उससे हम जो भी इलनेस है या किसी प्रकार की कोई भी डिजीज़ है उसको पहले से ही इवेल्युएट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या हमें है ना प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए वो सब, और कैसे गाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को जब वो डिजीज़ अकर हो रही है, या फिर पहले से जिस पेशेंट में डिजीज़ हो चुकी है उसको हमें आगे क्या प्रिवेंशन मेथड यूज़ करना है, उसके बारे में बताती है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट के तीन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। ठीक है। ओके, सो डिटेल स्टडी करेंगे अब हम। फर्स्ट है एजेंट फैक्टर। For occurrence of disease, any agent is etiological factor, यानी किसी भी डिजीज़ को होने में जो एजेंट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वही कॉज होता है। ठीक है। वो etiological फैक्टर होता है एजेंट, उसके द्वारा ही डिजीज़ फैलती है। अ डिजीज़ में हैव अ सिंगल कॉजेटिव एजेंट, यानी किसी भी डिजीज़ का सिंगल कॉजेटिव एजेंट होता है जो कि उस डिजीज़ को कॉज करता है। ठीक है। और अ कॉम्प्लेक्स और 2 और मोर फैक्टर, यानी एक भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। कंबाइंड प्रेजेंस इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़।
द डिजीज एजेंट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग. फर्स्ट है फिजिकल एजेंट. फिजिकल एजेंट में क्या क्या आते हैं? देयर आर मेनी फिजिकल फैक्टर्स दैट may produce disease such as friction and pressure result in injury. यानी किसी जो भी डिजीज अकर कराते हैं फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशंस, हीट्स वगैरह, उनमें फ्रिक्शन या प्रेशर होता है, उसकी वजह से कोई इंजरी हो सकती है, तो उससे जो डिजीज अकर होती है उसको बोलते हैं फिजिकल एजेंट्स. ठीक है. हीट हो सकती है, कोल्ड हो सकती है, रेडिएशंस हो सकते हैं, किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई शॉक या फिर किसी प्रकार का कोई भी करंट लगता है ना वो, और साउंड, किसी भी प्रकार की कुछ भी, उसको बोलते हैं फिजिकल एजेंट. ठीक है. दूसरा है बायोलॉजिकल एजेंट. बायोलॉजिकल एजेंट में क्या क्या आता है? एक तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, मेटाजोन्स और फंजाई. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आते हैं. इट इंक्लूड ऑल लिविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, मेटाजोन्स और फंजाई. ठीक है. यानी फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? फिजिकल एजेंट. दूसरा क्या पढ़ा? बायोलॉजिकल एजेंट. क्या हम किस में पढ़ रहे हैं? एजेंट में. ठीक है. कौन डिजीज अकर करा सकता है, किसकी वजह से डिजीज हो सकती है, कॉज ऑफ द डिजीज. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स एजेंट. तीसरा वाला क्या है? न्यूट्रिएंट एजेंट. इट इंक्लूड ऑल बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी यील्डिंग डाइटरी कंपोनेंट्स. ठीक है. एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स में रिजल्ट इन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर. यानी अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो जाएगी या न्यूट्रिएंट्स की अधिकता हो जाएगी तो उसकी वजह से जो डिजीज अकर होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स. ठीक है. इसमें कौन कौन से हैं? प्रोटीन जैसे एन्यूरिया, प्रोटीनूरिया वो हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से, फैट की वजह से, विटामिन और मिनरल्स की वजह से. ठीक है. फिर है इसका केमिकल एजेंट. केमिकल एजेंट में क्या क्या आते हैं? दीज में भी एंडोजिनस और एक्सोजिनस दोनों हो सकते हैं, एंडोजिनस भी और एक्सोजिनस भी, सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, एलर्जेंस, फ्यूम्स, गैसेस, मेटल, etc. ठीक है. ये सब केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, इनकी वजह से डिजीज अकर हो सकती है. फिर है मैकेनिकल एजेंट्स. मैकेनिकल एजेंट्स क्या क्या है? एक्सपोजर ऑफ पर्सन विथ प्रोलॉन्ग प्रेशर. यानी किसी पेशेंट को प्रोलॉन्ग प्रेशर में रखा गया हो किसी पर्सन को. ठीक है. और फिर उसको कंटिन्यूस फ्रिक्शन दिया जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स दिया जा रहा है, उसकी वजह से उसको कोई ट्रोमा हुआ है, इंजरी हुई है, या फ्रैक्चर या बेड सोर होता है उसकी वजह से. ये सब क्या है? मैकेनिकल एजेंट. ठीक है. फिर आते हैं जेनेटिक एजेंट. जेनेटिक एजेंट से भी डिजीज अकर हो सकती है. ठीक है. अब पढ़ेंगे हम होस्ट के बारे में. होस्ट क्या होता है? होस्ट का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर डिजीज हो रही है. ठीक है. एजेंट होता है वो तो डिजीज कॉज कराता है, लेकिन डिजीज कॉज किस में होगी? जैसे किसी पर्सन में डिजीज अकर होती है. ठीक है. द एजेंट इन्फेक्ट्स द होस्ट. एजेंट क्या करता है? होस्ट को इन्फेक्ट करता है विच द ऑर्गेनिज्म दैट कैरी द डिजीज. फिर वो क्या करता है? ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजीज को कैरी करता है. ठीक है. जैसे कि कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई मॉस्किटो हो सकता है. अ हॉस्ट डजंट नेसेसरीली गेट सिक. यानी हॉस्ट होता है वो जरूरी नहीं है कि बीमार हो. हॉस्ट कैन एक्ट एज कैरियर्स फॉर एन एजेंट विदाउट डिस्प्लेइंग एनी आउटवर्ड सिम्टम ऑफ दिस डिजीज. यानी किसी भी बाहरी सिम्टम को बिना शो करे भी वो एक कैरियर के रूप में वो एजेंट का काम कर सकता है. ठीक है. होस्ट होता है वो डिजीज कैरियर का काम करता है. ठीक है. होस्ट गेट सिक और कैरी एन एजेंट बिकॉज सम पार्ट ऑफ देयर फिजियोलॉजी इज हॉस्पिटेबल और अट्रैक्टिव द एजेंट. यानी उसकी बॉडी का कोई पार्ट होता है वो भी, या उसकी बॉडी की कोई फिजियोलॉजी होती है वो भी एजेंट को अट्रैक्ट करती है. जैसे कि कोई इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, या फिर किसी की इम्यूनिटी लो होती है, जैसे कि किसी एज वाइज, जैसे बच्चों में ज़्यादा वो होते हैं, चांस होते हैं डिजीज अकर होने के. इसी प्रकार से यानी सबकी अलग अलग बॉडी होती है, वो अट्रैक्ट करती है एजेंट को डिजीज कॉज कराने में. ठीक है. अब देखो हॉस्ट में क्या कौन कौन हो सकते हैं कंपोनेंट. सेक्स हो सकता है, यानी मेल फीमेल. देयर आर सेक्स डिफरेंस ऑफ एनाटॉमी एंड हॉर्मोन्स इन मेल और फीमेल रिजल्टिंग इन सम पर्टिकुलर सेक्स रिलेटेड डिजीज.
एग्जाम्पल, मेल में प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी और फीमेल में प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन PIH। यानी इसमें जो मेल और फीमेल होता है उसमें अलग अलग एनाटॉमी होती है और अलग अलग हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से भी किसी मतलब दोनों में मेल फीमेल में पर्टिकुलर इंड्यूस डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मेल में प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी होती है, फीमेल में प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। जब जेस्टेशनल पीरियड होता है तब हाइपरटेंशन इंड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ठीक है। फिर आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी एक रोल प्ले करता है एज ए होस्ट। सम डिजीज आर डिटरमाइंड बाय हेरिडिटरी फैक्टर्स, ठीक है। हेरिडिटी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, सच एज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, ठीक है। और फिर है हार्ट डिजीज और डायबिटीज़, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं। ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशन में क्या आता है, ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिविजुअल होस्ट में प्रीडिस्पोज him to certain occupational disease such as silicosis, very common among coal mining workers। यानी ऑक्यूपेशन भी बहुत इफेक्ट करता है एज ए होस्ट। कैसे, कोई भी व्यक्ति कहाँ पर काम कर रहा है, जैसे कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, या स्मोक में कहीं पर काम करते हैं तो उनको ट्यूबरक्लोसिस होता है। यानी ऑक्यूपेशनल वाइज भी डिजीज़ होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया गया सिलिकोसिस। सिलिकोसिस मतलब जहाँ पर खनिज वगैरह होते हैं वहाँ पर वर्कर्स होते हैं ना, कॉयल माइनिंग वर्कर्स, उसमें इस प्रकार की बीमारी होती है सिलिकोसिस, ठीक है। हैबिट एंड कस्टम्स, अलग अलग हैबिट होती है और कस्टम्स होते हैं, उनमें भी डिजीज़ अकर होने के चांस हो सकते हैं। इंडिविजुअल लिविंग हैबिट एंड लाइफस्टाइल इफेक्ट हेल्थ स्टेटस ऑफ पर्सन। यानी सबके रहने का तरीका और लाइफस्टाइल से भी किसी पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है, सब्सटेंस अब्यूज़, जैसे कि कोई अल्कोहल, मॉर्फिन, टबैको या फिर कुछ और इनटेक करता है तो उससे क्या रिजल्ट आते हैं, कैंसर, सिरोसिस ऑफ लीवर और माल न्यूट्रिशन, ठीक है। हैबिट्स और कस्टम से भी। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस, अलग अलग एजुकेशन और इकोनॉमिकल स्टेटस होता है, उससे भी हेल्थ को बहुत इफेक्ट पड़ता है। इकोनॉमिकली रिच एंड गुड एजुकेशनल स्टेटस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑनसेट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है। जो लोग एजुकेटेड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, जो लोग वेल एजुकेटेड होते हैं और गुड उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, मतलब एजुकेशनल स्टेटस भी अच्छा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी हेल्दी डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करते हैं। इस प्रकार से मतलब एजुकेशन और इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए। एज द ऑनसेट, यानी जब उसकी स्टार्टिंग हुई है तब से ही उस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसको हम किसी भी काम के लिए बोलते हैं, जैसे स्मोक करने के लिए नहीं बोलते हैं या फिर नहीं उसको बोलते हैं कि नहीं करो, तो वो लोग करते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। उनको मना करते हैं फिर भी उसको नहीं समझते हैं कि उससे लंग्स ख़राब हो सकते हैं। वैसे ही कोई अगर इंसान एजुकेटेड होता है तो उसको समझाना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। एन एजुकेटेड क्लास नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। जो एजुकेटेड क्लास होते हैं वो एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस को पहचान सकते हैं, उसको पता होता है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो बॉडी होगी वो हेल्दी रहेगी। हेल्दी लिविंग के बारे में, डाइटरी मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर्स के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में भी। फिर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। हमने उस ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ा था, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। हमने एजेंट के बारे में पढ़ा, होस्ट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, एनवायरनमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट मे इनहेंस और इनहिबिट द इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट एंड होस्ट, ठीक है। एजेंट और होस्ट के बीच में जो भी इंटरेक्शंस होते हैं वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सडन चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस में प्रमोट एंड और डिक्लाइन द पैथोजेनेसिस ऑफ सर्टेन डिजीज, जैसे कि मलेरिया। जैसे कि अचानक से किसी भी मौसम में बदलाव आता है तो हमें
एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो हमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग बीमारियां देखने को मिलती है। जैसे बारिश के मौसम में मलेरिया वगैरह, बारिश जाने के बाद वहाँ पर पानी गंदा इकट्ठा रहता है, उससे धीरे धीरे मच्छर पनपने लगते हैं और मलेरिया कॉज होता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग डायसेंट्री होता है, कॉलेरा। ठीक है, अलग अलग मौसम के हिसाब से यानी एनवायरमेंटल के हिसाब से। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है इसमें, मलेरिया इज़ मोस्ट कॉमन disease after rainy season। ठीक है, after rainy season this type of disease environment this the type of environment and their effect on health is as following। पहला physical, biological और socio-economical। physical environment में क्या क्या आता है? it includes non living things and physical factors जैसे कि air, water, soil, housing, sanitation, heat, cold, noises, radiations, climate, demography, etc। ठीक है, ये आता है फिजिकल एनवायरनमेंट में। दूसरा है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड ऑल लिविंग क्रिएचर्स इन द एनवायरनमेंट। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसमें रहते हैं, उनकी वजह से जो भी डिजीज़ अकर होती है वो। पैथोलॉजिकल microorganisms play an important role in causing disease। Okay, the component of the biological environment are as bacteria, virus and other microbes। सोशियो-इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है? सोशियो-इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट सोशल स्टैंडर्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द अकरेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत प्रेफर करता है डिजीज अकर होने में। एग्जाम्पल क्या है? पोवर्टी लीड्स टू मालन्यूट्रिशन, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस डेवलप, मेंटल इलनेस। ठीक है, पोवर्टी क्या करती है? जिसके पास, जो इंसान गरीब होते हैं वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन क्रिएट होता है। ठीक है, और डाइटरी मैनेजमेंट पर भी अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं ढंग से। दूसरा है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा तो उसकी वजह से क्या होगी? मेंटल इलनेस होगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।